हेलो बच्चों, निशांस क्लासेस कोटा लेकर आया है निशांस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए 100 क्वेश्चंस निशान डिजिटल और निशांस क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो लेक्चर के रूप में मिल रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है और निशान कोचिंग के ऐप पर 12 मई को प्रातः 10 बजे आपको इसका एग्जाम देना है और उसका रिजल्ट भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। और बच्चों को इस एग्जाम के लिए बच्चों को प्राइज जो मिलने वाले हैं वो प्राइज मिलेंगे, कैश प्राइज है 11,000, 5,000, 3,000 रुपए का। ये इसमें हमने क्यूआर कोड भी दिया है कि आप अपने कोचिंग के ऐप को क्यूआर कोड के माध्यम से और इसके डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 11वीं में बच्चे आने वाले हैं कोटा निशान क्लासेस में, उन बच्चों के लिए भी 20 स्टूडेंट को 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अतः इन 100 क्वेश्चंस को तैयार करें और कैश प्राइज और स्कॉलरशिप प्राप्त करने की कोशिश करें। निशान क्लासेस आपके लिए लेकर आया है निशान टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनटीएससी। अब हम तैयार करते हैं एनटीएससी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में क्या अंतर होता है? अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं और अनुदैर्घ्य में तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ब। दूसरा, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O लिखते हैं हम। तो इसका सही आंसर क्या गिनेंगे आप? ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जब भी आप केमिस्ट्री में इस प्रकार से सेल की व्याख्या करेंगे तो इसमें कैथोड और एनोड 2 प्लेट ली जाती है। तो एनोड पंख या एनोड कीचड़ के नाम से आपको सुनने में मिलेगा। तो वो जो अशुद्धि प्राप्त होती है वो कहां पर प्राप्त होगी? एनोड पर। तो इसका आंसर आएगा एनोड। नेक्स्ट है, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शीशा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, जो विद्युत परिपथ पूरा करने के लिए सोल्डरिंग के काम में भी आता है। तो इसका आंसर आएगा अ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, अर्थात जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब धातुएं हैं। रबड़ यहां पर जो दे रखा है, रबड़ में विद्युत का चालन नहीं होता, अतः विद्युत का कुचालक कौन सा आंसर आएगा? द। छठा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, मतलब पॉलिश की जाती है? टीन, जिंक, एल्यूमिनियम और लोहा। तो इसमें आंसर आएगा तीन। टीन का लेप करने से क्या होता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है, संरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका आंसर अ है। ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से 12 मई को जो निशान डिजिटल ऐप पर एग्जाम होने वाला है उसमें आपको एग्जाम देना है और एग्जाम की आंसर शीट भी उसी में बनेगी, रैंक भी उसी में से बनाई जाएगी। 7वां क्वेश्चन है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन करते हैं? ऑप्शन है तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम और टीन। तो इसका आंसर है जिंक का लेप किया जाता है, जिससे लोहे के पुल या लोहे की धातु के टुकड़ों पर जंग से बचाया जा सकता है, जंग लगने से बचाया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये किस किस में वियोजित होता है? इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या करेंगे। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। जब आप इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसमें तो कॉपर बनेगा, SU4 बनेगा, सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट भी बन सकता है। अतः आंसर क्या होगा? आयनों के रूप में उपरोक्त सभी इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? टर्मिनल, लीड्स, बैटरी और स्पीकर। स्पीकर ध्वनि सुनने के लिए और उत्पन्न करने का साधन है। ध्वनि बैटरी विद्युत धारा का स्रोत है। टर्मिनल प्लस माइनस प्लेट होती हैं और लीड्स कहते हैं, एलईडी के साथ जो जुड़े हुए वायर होते हैं उन्हें लीड्स कहते हैं। तो आंसर आएगा इसका ब। आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन और इनमें से कोई भी नहीं। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में से गुजरे जिसमें माध्यम की तरंगदैर्घ्य कम और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्यादा हो
तो भिन्न भिन्न रंगों का बिखराव होता है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और आसमान का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर आएगा इसका ब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। नाम से ही पता लग रहा है कि जहां पर दृश्य बनता हो वो क्षेत्र दृष्टिपटल कहलाता है। और इसी का दूसरा नाम रेटिना भी आप कहते हैं। रेटिना का वो भाग जहां पर चित्र बनता है वो दृष्टिपटल कहलाता है। तो आंसर आएगा इसका दृष्टिपटल। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो जब चंद्रमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा तो वहां पर काले रंग का प्रकाश उसे दिखाई देगा, तो आसमान या उसका अंतरिक्ष का भाग कैसा दिखाई देगा? उसे काला दिखाई देगा। तो आंसर है इसका काला। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, नेत्रोद के अंदर वाले भाग पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और इनमें से कोई भी नहीं। तो नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो नेत्र का उभरा हुआ भाग कहलाता है कॉर्निया। तो सबसे पहले प्रकाश जो गिरेगा वो कॉर्निया पर और वहीं से मुड़ने की प्रक्रिया चालू होगी। तो इसका आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी भाग पर। आंसर इसका स है। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आंसर क्या लगाएंगे इसका? ब। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल, जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में जो रोग होगा उसमें उत्तल प्लस अवतल मतलब द्विफोक्सी लेंस काम में आएगा। मोतियाबिंद, नेत्र में सफेद रंग का आवरण जमा हो जाता है जिसे ऑपरेशन से निकालते हैं तो यह रोग हो गया। तो इसका सही आंसर आएगा जरा दृष्टि दोष जो वृद्धावस्था में होता है। प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को याद करने का तरीका विबग्योर से याद कीजिए। इसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य 7000 एंगस्ट्रॉम की कहते हैं रेड कलर के लिए, और वोयलेट मतलब बैंगनी कलर के लिए होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य आप किसकी बोलेंगे? लाल रंग के लिए। तो आंसर आएगा इसका लाल रंग। विबग्योर एक स्पेक्ट्रम है श्वेत प्रकाश का, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर, वेग का मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति का हर्ट्ज और आवर्तकाल का सेकंड। तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। तो आंसर आएगा सर। ध्वनि की प्रबलता का कारक किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की प्रबलता मतलब ध्वनि का तेज होना या कम होना ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है। तारत्व मतलब तीखापन, वो अलग सेगमेंट हो गया। शोर, जो सुनने योग्य ध्वनि से ज्यादा सुनाई दे उसे हम शोर या नॉइस कहते हैं। तो आंसर इसका आएगा आयाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? आवर्तकाल एक चक्र या दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं और ये दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, और द दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो आवर्तकाल का मात्रक होगा सेकंड मतलब एस। आंसर लगाएंगे सर। अगला क्वेश्चन, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो 4 है, दाब, बल, भार और ये इनमें से कोई भी नहीं। तो दाब का मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, भार का न्यूटन, भार mg होता है वैसे, है ना, और बल एग्जैक्ट बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका आंसर आप इसमें लिखेंगे, किसका मात्रक बताया? न्यूटन, बल का मात्रक है। ठीक, यहां पे द्रव्यमान कह सकते हैं आप, इसमें यहां लिखेंगे जैसे द्रव्यमान अगर आप ऐड कर लेते हैं तो द्रव्यमान से ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और बल का मात्रक न्यूटन अपन कहते ही है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? न्यूटन किसका मात्रक हुआ? बल का मात्रक हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब का मात्रक। दाब का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर भी होता है
हिंदी में बोलते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पास्कल भी होता है, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों, और इनमें से कोई भी नहीं। तो ये दोनों भी सही है, लेकिन इनमें और एग्जैक्ट आंसर कौन सा सही माना जाएगा सर? दो सतहों के बीच में संपर्क के लिए कौन सा बल उत्पन्न होता है? पेशीय मांसपेशियों में, चुंबकीय बल दो चुंबकों के बीच में, घर्षण दो सतह एक दूसरे को रगड़े तो उसे घर्षण बल कहेंगे, दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अतः इसका आंसर आएगा सर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप? सर। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबक बल, दाब और संपर्क बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा न्यूटन ने दिया था कि किसी भी वस्तु को आप ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगी, उस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ज्वलनशील नहीं है? कुछ पदार्थ जो जलते नहीं है उनका पूछा जा रहा है। एलपीजी ज्वलनशील है, सीएनजी ज्वलनशील है, प्राकृतिक गैस ज्वलनशील है, मेलामाइन जलता नहीं है। तो आंसर आएगा इसका मेलामाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण सिंपल घरों में काम आता है, उत्तल दर्पण ये काम में आएगा, लेकिन गाड़ी के जो मेन फ्रंट होता है जहां पर ड्राइवर चलाता है वहां पर काम में ले सकते हैं। अवतल दर्पण हेडलाइट में काम आता है, उत्तल लेंस चश्मे में काम आता है। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक जो बनेगा वो उल्टा बनता है। तो हमसे पूछा गया काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों और कोई भी नहीं। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आंसर है सीधा। नेक्स्ट है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? अब ध्यान दीजिएगा, लेंस क्षमता P = 1/f होता है। लेंस क्षमता या लेंस शक्ति जब आप यहां मीटर में लेंगे तो इसे डायप्टर में मापते हैं। और आप देखें यहां पर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की लेंस क्षमता किसमें चलती है? पॉजिटिव में। अवतल लेंस होता तो उसकी लेंस क्षमता चलती है नेगेटिव में। तो P = 1/f में आप 1/+1 का भाग देंगे तो लेंस क्षमता किसमें चलेगी? प्लस डायप्टर में चलेगी। तो इसका आंसर आएगा प्लस डायप्टर। तो 1 डायप्टर इसका आंसर बनेगा। 28वां क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी बताया मैंने आपको, धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक दोनों कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो, और अनंत। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप? उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। प्रकाश की चाल ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में। जब आप माध्यम को सघन करते हैं तो उसकी चाल कम होती जाती है। तो निर्वात, जल और वायु और कांच, इन सब में सघन माध्यम कौन सा है? कांच। तो कांच जब सघन माध्यम लेंगे तो इसमें चाल और कम हो जाएगी। तो सबसे कम चाल होगी कांच में। अगला क्वेश्चन है, कंपन का आयाम मात्रक क्या होता है? कंपन एक प्रकार से तरंग या कण जो इस प्रकार से गति कर रहा है इसको हम तरंग कहते हैं और इसकी ऊंचाई को आयाम कहते हैं। तो आयाम दूरी हो गई एक प्रकार से, तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। तो हमारा आंसर आएगा कंपन का आयाम का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर। तो आंसर आप लगाएंगे इसमें मीटर। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वाट, शक्ति का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारा एम्पियर में और विभव वोल्ट में। तो ये किस किस के मात्रक बने? ये लिख देता हूं मैं यहां पे, आप ध्यान रखिएगा। ये शक्ति का मात्रक है, ये विभव का मात्रक है, ये प्रतिरोध का मात्रक है और ये धारा का मात्रक है। तो हमारे हिसाब से सही आंसर कौन सा हुआ? द आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? आप ये जो संबंध देख रहे हैं ओम का नियम है। आप इसी क्वेश्चन को ये भी कह सकते हैं कि ओम के नियम को लिखिए। तो ओम का नियम विभवांतर धारा में संबंध बताने वाला नियम होता है। तो इसका सही आंसर होता है V = IR। V विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध है। तो V = IR याद रखेंगे, इसे हम ओम का नियम कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? यह पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, Si और Ge, Si और जर्मेनियम Ge, ये दोनों अर्धचालक हैं और पारा अर्धचालक नहीं है। तो इसका आंसर आएगा सर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध को R से बताते हैं और आप मापते हैं इसे ओम में। जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम था वैज्ञानिक का, और आप इसका मात्रक बनाते हैं ओम। ये ऊर्जा का मात्रक है, ये विभव का मात्रक है, ये धारा का मात्रक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा सर? ओम। अगला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? ये 8th 9th 10th के जो बच्चे पढ़ते हैं जनरल साइंस, उनमें से लिए हुए क्वेश्चन है जो आप अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे और आगे फाउंडेशन की तैयारी में भी आपको ये हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल और कोई नहीं। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ध्यान रखिएगा। आवेश का मात्रक मैं लिख देता हूं, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब आपको इसमें कूलाम नजर आ रहा है क्या कहीं पे? तो इसका आंसर कूलाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो आंसर किस पे टिक लगाएंगे? द पे। नेक्स्ट, कार्बन क्या है? आवर्त सारणी में देखते हैं तो कार्बन 6 नंबर का तत्व है। इसे C612 से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है, तो ये एक तत्व कहलाएगा। यौगिक पदार्थ हो नहीं सकता, तो आंसर अपन इसका देंगे। आवर्त सारणी में कार्बन क्या है? तत्व है। नेक्स्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, एम्पियर, वाट और वोल्ट। अब आप देखो, हम सामान्य भाषा में बात करते हैं, हमारे घरों में जो सप्लाई आने वाली है उसे 220 वोल्ट कहते हैं। आप क्या कहते हैं उसको? 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट जो आप बोल रहे हो, वो किसके बारे में बात कर रहे हो? आप विभव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा वोल्ट। जूल ऊर्जा का, शक्ति का मात्रक वाट, धारा का एम्पियर, तो आंसर आप किस पे टिक लगाएंगे? द पे, वोल्ट पे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बनाते हैं? लोहा, तांबा, टंगस्टन और सोना। तो टंगस्टन का बनाते हैं विद्युत बल्ब का, क्योंकि टंगस्टन के तार को गर्म करने पर वो ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करेगा, वो आगे जाके प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसका आंसर आएगा टंगस्टन। नेक्स्ट, ऊर्जा का एसआई मात्रक देखिए, न्यूटन बल का, ऊर्जा का जूल हो गया, ताप हो नहीं सकता, केल्विन कह सकते थे। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? ताप के लिए ऑप्शन बनाया जा सकता था केल्विन। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा जूल। ठीक। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलने लगता है? जब आप 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाएंगे या थोड़ा सा ज्यादा ताप उसका रखने लगेंगे, तो वहां पर टंगस्टन का जो तार है वो पिघलने लगता है। तो इसका आंसर आएगा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। 3550 होता है वैसे, पर लगभग मान दे रखा है 3500, तो आंसर आप लगा सकते हैं सर। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? मतलब ये किसका मात्रक है, ये पूछा गया है। यूनिट, वाट, वाट घंटा और जूल। देखिए, हमारे घरों में जो बिल जो बन रहा है, लाइट का बिल जो बनता है, वो यूनिट के कारण बनता है। तो किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। और आपको ये भी बता दूं कि 1 किलोवाट आवर में 1 kWh में 3.6 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा होती है। ये भी ध्यान रखना, ये बोर्ड में कंपटीशन में काम आने वाला क्वेश्चन है कि 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं। ये कैसे बनेगा? ये जो आप आगे की वीडियो के लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको उसमें साइंस में मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो जो जमीन से कई सालों पहले दबे हुए पदार्थ है और उनको बाहर जब निकालते हैं तो उसको अपन जीवाश्म कहते हैं। तो कोयला इसका आंसर बनता है। आंसर है सही, कोयला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस, कोयला। तो इसमें क्या है? नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का एग्जाम्पल नहीं बन सकता, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूरेनियम काम में लेते हैं और वो एक अलग प्रोसेस है जिसमें हम नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जो नाभिकीय रिएक्टर का नाम सुना होगा,
राजस्थान में राउतबाटा में जो प्लांट लगा हुआ है RAPP, वो नाभिकीय रिएक्टर है, उसमें नाभिकीय ऊर्जा को काम में ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी? ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? O2, अमोनिया, CO2 और N2। तो आपने नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करें हम, जिससे क्या है, ओजोन परत को नुकसान कम पहुंचे, है ना। और एक ओजोन परत, एक लेयर का नाम सुना होगा आपने कि ओजोन परत क्या होती है? हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी मानेंगे? CO2 गैस। तो आंसर आएगा CO2। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है? कोयला, जल, परमाणु और सूर्य। अनंत मतलब बहुत अधिक समय से जो ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है, तो आंसर आएगा इसका सूर्य। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम और एल्यूमिनियम। मैंने बताया नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय ऊर्जा को नाभिकीय संयंत्र भी बोलते हैं और परमाणु भट्टी भी कहते हैं इसे। मैंने बोला राउतबाटा में जो प्लांट लगा हुआ है वो नाभिकीय ऊर्जा का संयंत्र है, तो यूरेनियम काम में आता है वहां पे। यूरेनियम का सिंबल U होता है, ध्यान रखिएगा, इसको आप काम में ले रहे हैं वहां, और इसलिए नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या कहेंगे? यूरेनियम। आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, सूर्य तथा अन्य तारों में विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नाभिकीय संलयन होता है दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाए, वो संलयन। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटे, उसे विखंडन कहते हैं। तो विखंडन, उपरोक्त दोनों। तो आंसर इसका सही है। सूर्य और तारों में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है। और नाभिकीय भट्टी जो होती है, परमाणु भट्टी, उसमें भी नाभिकीय विखंडन काम आता है। तो इसका आंसर आएगा नाभिकीय संलयन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन, एथेन, ब्यूटेन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो मेथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक माना गया है। तो आंसर इसका क्या लगाएंगे आप? आंसर इसका सही है। डायनेमो का सिद्धांत, डायनेमो मतलब जनित्र, उसका सिद्धांत क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और इनमें से कोई भी नहीं। तो विद्युत जनित्र जो काम करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, जिसे प्रेरण कहते हैं, जिसमें आयताकार कुंडली को घुमाते हैं और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आंसर है विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, मोटर। देखो मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अमीटर धारा का मापन करता है। गैल्वेनोमीटर धारा का मान व दिशा दोनों को मापता है। और जनरेटर, जनित्र विद्युत का उत्पादन करता है। तो आंसर आएगा इसका नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा? तो इसका आंसर वेबर फ्लक्स का होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। फेराडे धारिता का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक है टेस्ला। ब आंसर। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है? ऊष्मीय प्रभाव, गर्म होना, रासायनिक प्रभाव, केमिकल रिएक्शन, चेंज होना, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय प्रभाव से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और उसमें जो घंटी का जो प्लग है वो काम करने लगता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कह सकते हो। तो आंसर आएगा सर। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस, निर्वात भरा होता है, वायु भरी होती है। तो निष्क्रिय गैस भरते हैं इसमें। निष्क्रिय गैस बढ़ने से क्या होगा? विद्युत विसर्जन नहीं होगा और आग लगने की संभावना कम रहती है, प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है विद्युत बल्ब। आंसर क्या लिखेंगे? निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन, किस तत्व को हवाई जहाज में काम में नहीं लिया जा सकता? सीजियम, थोरियम, सिलिकॉन और मरकरी। मरकरी क्या है? एल्यूमिनियम से क्रिया करके उसे खत्म कर देता है, और हवाई जहाज बनाते हैं हल्की धातु एल्यूमिनियम के, तो इसलिए मरकरी को आप उसमें नहीं ले जा सकते, वरना वो एल्यूमिनियम को पिघला देगा या गला देगा। तो इसका आंसर है मरकरी। नेक्स्ट है, मरकरी और सोडियम की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शोल्डर, स्टील, गनमेटल और अमलगम। तो इसका सही आंसर आएगा, मरकरी और सोडियम को मिलाने पर अमलगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, ये धातु है, ये द्रव धातु। ब्रोमीन अधातु है, कमरे के ताप पर कैसा पाया जाता है? द्रव। तो इसका आंसर आप लगाएंगे ये। तांबा और एल्यूमिनियम में तो आवर्त सारणी में धातु है इसी।
नेक्स्ट, 2 किलोमीटर लंबी तार किस धातु से बनाई जाती है? तार जो सबसे ज्यादा खिंच सकती हो या सबसे ज्यादा तन्य हो उसको अपन काम में लेंगे। एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा और सोना। तो सोने की तन्यता सबसे ज्यादा होती है गोल्ड की, इसलिए 2 किलोमीटर लंबा तार भी आप इससे बना सकते हो। तो आंसर आएगा द। हमारे घरों में बिजली का बिल किस रूप में आता है? आवेश के रूप में, द्रव्यमान के रूप में, दाब के रूप में, यूनिट के रूप में। मैंने आपको बताया था कि बिजली का बिल जो बनता है वो यूनिट किलोवाट आवर के रूप में बनता है, तो इसका सही आंसर है यूनिट के रूप में। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम जब आप देखते हो तो उसमें मैंने बोला था विबग्योर आता है। विबग्योर को हिंदी में बे, आनी या पिनाला बोल सकते हैं। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट कलर। तो इसका आंसर आएगा सर 7। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? जो अलग अलग कलर की आईज होती है हमारी, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, तो उसमें आंसर देते हैं आइरिस या परितारिका। कॉर्निया नेत्र का उभरा हुआ भाग जिस पर प्रकाश गिरता है सबसे पहले। पुतली, तारा या पुतली जो आकार बदलने काम आती है, तो इसका सही आंसर लिखेंगे आइरिस या परितारिका। नेक्स्ट है इसके बाद में, निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणु नहीं है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और क्लोरीन। देखिए, द्विपरमाणु मतलब जिसमें परमाणु कितने हो रहे हो? 2। तो यहां पे हम लिखेंगे H2 के रूप में आता है ये, नाइट्रोजन N2 के रूप में आता है, हीलियम He के रूप में आएगा और क्लोरीन Cl2 के रूप में आता है। तो कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा इसमें? हीलियम आंसर। ठीक है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होंगे? चुंबक के 2, 3, 4 और 5 ध्रुव होते हैं, है ना। तो आंसर आप जैसे चुंबक की बात करेंगे तो चुंबक का चित्र बनाते हैं हम। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें कितने ध्रुव पे टिक लगाएंगे आप? 2 ध्रुव पे टिक लगाएंगे। अगला आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन, चैडविक, रदरफोर्ड। तो ये गोल्डस्टीन और चैडविक ने तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी परमाणु संरचना में। तो इसका सही आंसर आएगा रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखिएगा 9.11 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो इन चारों आंसर में से 9.11 इंटू 10⁻31 kg जिसमें आ रहा हो वो आप टिक लगाएंगे। तो 64 का आंसर क्या है? द आंसर है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ाएं हम। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र CN और इस रूप में चलता है। तो यहां पे C12H22O11 जो चलेगा वही चीनी या शक्कर का सूत्र कहलाएगा। तो C12H22O11 का आंसर इसका सही है। मलेरिया रोग का सूक्ष्म जीव किसके द्वारा शरीर में प्रवेश करता है? मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज, मादा एडीज मच्छर और नर एडीज मच्छर। तो इसमें आंसर आप देंगे मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया रोग शरीर में प्रवेश करता है। कृषि उपकरण, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन लिया है हमने। कृषि उपकरण जिसे कंबाइन कहा जाता है, इसमें क्या क्या होते हैं, किसका संयोजन है? सीड ड्रिल, थ्रेसर, हल और फसल काटने की मशीन, हार्वेस्टर, स्प्रेयर और हार्वेस्टर और थ्रेसर। काटने और साफ करने की मशीन जो दोनों का कंबाइन होती है उसे कंबाइन कहते हैं। तो हार्वेस्टर और थ्रेसर इसका सही आंसर है द। जिब्रेलिन क्या है? वसा, हार्मोन, एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट। तो ये जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। तो इस पे आंसर आप लगाएंगे टिक, सही आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? ज्ञानेंद्रिय जो हमें मतलब किसी भी संकेत का बोध कराए उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। नाक, कान, जीवा और उपरोक्त सभी। तो सूंघने का, देखने का मतलब सुनने का और स्वाद चखने का, ये तीनों के तीनों भाग आंसर आएंगे। तो द आंसर है इसका। थायरोक्सिन का स्त्रवण कहां होता है? अब आप ट्रिक याद रखिएगा, थायरोक्सिन से थायराइड याद रखेंगे। ट्रिक बना लीजिए, थायरोक्सिन का थायराइड आंसर बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और उपयुक्त सभी।
तो आगे का जो मस्तिष्क है उसको बड़ा भाग कहते हैं, तो ये आंसर आएगा अग्र मस्तिष्क। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जोड़े के हिसाब से बोलेंगे तो 23 जोड़े बोलेंगे आप, इसका आंसर आएगा सर। पूछते कितने होते हैं तो 46, और पेयर कितने होते हैं 23, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चन में से आपको निशांस डिजिटल ऐप पर 12 मई को एग्जाम देना है और लाखों रुपए की स्कॉलरशिप और कैश प्राइज आपको जीतने हैं। तो इन क्वेश्चंस को तैयार करें, इन्हीं में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको निशान डिजिटल ऐप पर मिलेंगे और आप उनका 12 मई को एग्जाम देंगे। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दी थी? वॉटसन, वेंडेन, मेंडल और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कोई आंसर है ही नहीं, तो आंसर आएगा द, इनमें से कोई भी नहीं। जीन शब्द को सबसे पहले विल्हेम जोहानसन ने 1857 में इनका जन्म था, 1927 में इनकी एक्सपायरी थी। इसके बारे में इन्होंने बताया था कि जीन को आनुवंशिकता का भाग कहा जाता है, भाग मतलब ले जाने वाला। जीन कहां स्थित होता है? राइबोसोम, गर्भाशय, हरित लवक और गुणसूत्रों में। तो आंसर आएगा गुणसूत्र में। जीन कहां पाया जाता है? गुणसूत्र। तो द आंसर आप इसका टिक लगाएंगे। आगे बढ़ाते हैं हम। मेंडल ने कौन से पौधे पर खोज की थी? तो आपने जब बायोलॉजी में पढ़ा कि मेंडल ने मटर के पौधों पर खोज की थी और उनके आधार पर आगे जाके आनुवंशिकता परिभाषित की थी। तो इसका सही आंसर है मटर। 76 वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे कहते हैं श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और उत्तेजनशीलता। तो इसका आंसर आएगा श्वसन। ठीक है, सांस को लेना छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, तो इसका आंसर आएगा श्वसन। नेक्स्ट है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन और इनमें से कोई भी नहीं। पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश को लेना और आगे का प्रोसेस अपनाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा ब, प्रकाश संश्लेषण। मानव हृदय का औसत प्रकोचन दाब क्या है? मतलब हमारे लिए जो बीपी मेजरमेंट करते हैं नॉर्मली वो कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए। तो हमारा आंसर सही आएगा 120/80। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में और ट्रोपोस्फीयर में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे। पढ़ते हैं जैसे आप संताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल बोलते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो स्ट्रेटोस्फीयर, इसका आंसर आएगा अ। गैस को, कौन सी गैस को जीवनदायिनी गैस कहा गया है? जो जीवन को बचाने के काम आती है। तो आपने सुना होगा ऑक्सीजन गैस ज्यादातर काम में लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, नीले तोते का रासायनिक सूत्र क्या है? अब आप यहां पे देखेंगे नीले सूत्र में 5 जल के अणु होते हैं। ध्यान रखिएगा, नीले तोते में कितने? 5 जल के अणु। इसे तूतिया भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और आप 5 जल के अणु जिसमें देखें उस पर टिक लगाइए। तो आंसर आएगा इसका 3:4 5:2। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होंगे, वर्ग होंगे मतलब? तो 7, 18, 9, 18, 18, 9 और 8 और 18। तो इसका सही आंसर है 7 और 18। 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण कौन सा आधार है? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो जिसे आप जेड बोलते हैं ना, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाई गई आधुनिक सारणी है। ठीक, तो इसका आंसर आएगा परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक कितने तत्व खोजे गए हैं? तो अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो इसका आंसर आएगा 118। नेक्स्ट, मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु भार। तो इसका आंसर है मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर जमाया था। और मोजले जो वर्तमान में आप आवर्त सारणी काम में ले रहे हैं, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया था। 86 नंबर का क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय और उदासीन। तो अक्रिय, हीलियम, नियोन वगैरह सब अक्रिय गैसें गिनी जाती हैं। तो आंसर आएगा अक्रिय गैस। नेक्स्ट है 87, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो याद रखिए 73 एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका? 73, पर लगभग मान जो दे रखा है 70% पे आप टिक लगाएंगे। तो
विश्व के कितने भाग में जल भरा हुआ है? 70%। यहां पर आंसर आएगा 70%। गंगा नदी की लंबाई, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो हमने डाला है बच्चों के लिए, तो आंसर आएगा इसका 2500 किलोमीटर लगभग। आगे बढ़ाते हैं। कोलीफॉर्म जीवाणु कहां पाया जाता है? मानव के यकृत में, मानव के आमाशय में, मानव के आंत्र में और मानव के वृक्क। आंसर आएगा इसका मानव के आंत्र में, मतलब आंत्र में पाया जाता है कोलीफॉर्म जीवाणु। दूध से दही बनने का परिवर्तन कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, भौतिक और रासायनिक, तो आंसर आएगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन है? द्विविस्थापन मतलब तत्वों का दो बार विस्थापन हो रहा हो क्रिया कारकों का, उसे हम द्विविस्थापन कह रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें संयोजन है, इसमें भी संयोजन प्रक्रिया है, इसमें तत्व दो बार शिफ्ट हो रहे हैं। देखो कैसे, AgCl के साथ चला गया और NO3 किसके साथ चला गया? Na के साथ। तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन, एक बार ये और एक बार ये प्रोसेस। तो आंसर आएगा सर। द भी संयोजन है तो आंसर आप टिक लगाएंगे इसमें सर। अगला क्वेश्चन है, जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu बना रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन और वियोजन। तो आप इसमें देखें एक बार जिंक का विस्थापन हो रहा है यहां पर, तो नाम देंगे विस्थापन अभिक्रिया। अगर प्रोसेस में दो बार परिवर्तन हो रहा है तो इसे नाम देते हैं द्विविस्थापन। तो इसका आंसर आएगा विस्थापन अभिक्रिया ब। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा, लाल, पीला और हरा। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा दिखता है? भूरा कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, विकृत गंधीकरण या गंधिता, विस्थापन और इनमें से कोई भी नहीं। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आंसर आएगा संक्षारण। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O बनना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? तो इसे हम नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी में आप बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया कहते हैं, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया का आंसर देंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश क्या है? अगला क्वेश्चन, प्रकाश द्रव्यमान, संवेग, ऊर्जा और आवेश। तो द्रव्यमान हो नहीं सकता, संवेग है नहीं, आवेश हो नहीं सकता। तो द्रव्यमान एक प्रकार की ऊर्जा है जो अदृश्य क्षेत्र को दृश्य क्षेत्र में बदलती है या देखने योग्य बनाती है। तो प्रकाश का आंसर क्या है? ऊर्जा सर। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो सिंपल जनरल साइंस में पढ़ते हैं, इसे कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, रुकी हुई अवस्था, गतिशील अवस्था में गतिज ऊर्जा और विद्युत आवेश की गति या आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। जल में उत्पन्न ऊर्जा जल ऊर्जा। तो इसका आंसर सही आएगा गतिज ऊर्जा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन और ऊष्माशोषी। तो ये ऊर्जा देने का कार्य करता है श्वसन का प्रोसेस, इसलिए इसका आंसर आएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा निकले और ऊष्माशोषी मतलब जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाए। तो आंसर इसका ऊष्माक्षेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम तैयार करते हैं लास्ट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है, ध्यान रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर कि सर ये स्टार्टिंग के तीनों सेक्शन तो आपको कॉमन नजर आ रहे हैं, चेंज कहां है? मात्रक में, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड और सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में हमने 100 क्वेश्चंस तैयार करे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस में से आपको निशान डिजिटल ऐप पर एग्जाम देना है। 12 मई को प्रातः 10 बजे आपको निशान कोचिंग के ऐप पर जो प्ले स्टोर पर मिलेगा, और हमने जो ये यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, तो आप उससे अपने निशान कोचिंग के ऐप को डाउनलोड कीजिए और NTSC एग्जाम दीजिए, जिसमें लाखों रुपए की स्कॉलरशिप और कैश प्राइज 11,000, 5,000 और 3,000 रुपए के मिलने वाले हैं। अतः जुड़े रहिए निशान से, क्योंकि निशान से तो सफलता निश्चित है।